चलिए अगला पार्ट हम देखने जा रहे हैं त्वरण का, जिसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स से 16 मीटर सेकंड इनवर्स की वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर त्वरण ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें जो जो चीज़ दी गई है हमें उनका यूज़ करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमने यहाँ पर लिखा सॉल्व, और हमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो द्रव्यमान जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर कितना दिया गया है 150 kg। इसके बाद हमें दिया गया है 5 सेकंड का मतलब समय दिया गया है, तो जिसे हम लिखेंगे t बराबर 5 सेकंड। इसके बाद हमें प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स मतलब प्रति सेकंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे u बराबर प्रारंभिक वेग है 6 मीटर सेकंड इनवर्स, और अंतिम वेग कितना दिया गया है 16, तो हम v से लिखते हैं 16 मीटर सेकंड इनवर्स। आज अब हमें जो ज्ञात करना है, हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू क्या है, यहाँ पर v की वैल्यू है 16 माइनस u की वैल्यू है हमारे पास 6, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमको यहाँ पर दिया है 5 सेकंड का, तो हमने यहाँ पर रखा 5। बस यहाँ से a बराबर 16 में से 6 गया कितना बचा 10, 10/5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि a बराबर 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा 2 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। चलिए यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो वेग में परिवर्तन हो रही है उसे हम त्वरण कहते हैं, और नकारात्मक का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज़ जब आगे बढ़ती है तो उसकी वेग को कम करना या उसकी स्पीड में कमी लाना, यही कहलाता है हमारा नकारात्मक त्वरण। तो इससे हमें यह समझ में आया कि वेग में परिवर्तन करना ही, अगर वेग को हम बढ़ाते हैं तो उसे सकारात्मक मतलब कि हम कहते हैं धनात्मक त्वरण, और जब हम त्वरण वेग को कम करते हैं तो उसे हम नकारात्मक त्वरण या फिर हम उसे क्या कहते हैं ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा वेग, हमारा आंसर रहेगा वेग। चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। आप पहले ये समझें, प्रश्न को एक बार अच्छे से समझिए। एक समान तल वाली, एक समान तल वाली का मतलब ये घुमा फिरा कर बोलना चाहते हैं, कुल मिला के ये जो हमारी सामने रोड दिखाई देती है हमें, यही वाली सड़क की बात कर रहे हैं ये लोग। और सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली, नियत त्वरण का मतलब ये समझना है कि वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब कि ये वेग में परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन अगर ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों कैसे हैं, बराबर है। मतलब त्वरण में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आगे ये कहना चाहते हैं कि संबंध में इनमें से कौन सा कथन है सत्य है। तो हमने देखा पहले कि कार का त्वरण शून्य है क्या, तो हम कह सकते हैं कार का त्वरण शून्य है। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। नियत का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से चलना, और जिसका मतलब ये होता है कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वेग में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न लिखा है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। जब कोई भी वस्तु अगर एक समान गति से अगर गति करती है, इसका मतलब उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पर त्वरण नहीं होता है। और जब त्वरण नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि उसका आंसर क्या रहेगा हमारा कि शून्य रहेगा, वहाँ पर त्वरण क्या रहेगा शून्य रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक सामान्य रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। तो कार का त्वरण हमें अगर निकालना है तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। हमें दिया गया है 5 सेकंड, 5 सेकंड का मतलब है टाइम, टाइम कितना दिया गया है 5 सेकंड का। इसके बाद प्रारंभिक वेग कितना था 18, तो हम इसे लिखते हैं u से, u बराबर कितना था 18 था। इसके बाद बोला गया है कितना बढ़ता है 36 तक, इसका मतलब भी अंतिम वेग कितना दिया गया है 36, और आपसे कहा गया है कि त्वरण की गणना कीजिए, मतलब a का मान हमें बताना है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर a बराबर हमारा क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी दी गई है 36 माइनस u की वैल्यू है 18,
और समय कितना है 5। आप 36 में से 18 जाएगा तो 18/5 और 5 से ये कैंसिल होगा, 5 तिया 15 पॉइंट 5 छक्का 30। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना रहेगा 3.6। क्या यहाँ पर कुछ गलती है क्या? 36 में से 18 जाएंगे तो 18 ही बचेगा हमारे पास। अच्छा, ये जो 36 आ रहा है हमारा, लेकिन ये हमारा किस में दिया गया है? मीटर प्रति सेकंड में। चलिए ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ए बराबर 3.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव घात रहेगी नीचे है तो, और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? तो शून्य त्वरण का मतलब है कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना, अर्थात ये कह सकते हैं कि वस्तु का वेग कैसा है? स्थिर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वस्तु का वेग स्थिर, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ हमें बताना है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर रहता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य रहता है। चलिए मैं आपको चारों कंडीशन बता देता हूँ। वस्तु का वेग कम होना मतलब होता है कि ऋणात्मक त्वरण, मतलब इस कंडीशन को हम मंदन भी कहते हैं। इसके बाद वस्तु का वेग स्थिर रहना, इसका मतलब यहाँ पर त्वरण शून्य रहता है। जब वस्तु का वेग स्थिर रहता है इस समय त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वस्तु का वेग बढ़ना मतलब यहाँ पर त्वरण कैसा रहता है? धनात्मक रहता है। और जब वस्तु का वेग अगर शून्य हो जाता है इसका मतलब यह है कि वह वस्तु जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु का वेग लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, त्वरण की विमा क्या है? त्वरण की विमा का मतलब होता है विमीय सूत्र बताना। और विमीय सूत्र हमने देख चुके थे कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो हमने जब लिखा था तो वो इस प्रकार से था कि m0 L1 T-2। तो ये वाला फॉर्म हमारे पास था और इसी फॉर्म को हमें यहाँ पर देखना है कि ये वाला फॉर्म हमारे पास कहाँ लिखा है। तो L1 है, बिल्कुल है, m0 है, सही है, L1 है, m0 है, T⁻²। तो यही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे सामने प्रश्न लिखा है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार का क्या ज्ञात कीजिए? त्वरण। जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से हम अगर देखें तो टी बराबर कितना दिया गया है? 10 सेकंड। इसके बाद हमें भी दिया गया है कितना है? 20 मीटर सेकंड इनवर्स। और आपसे कहा गया है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? v-u/t। अब चूंकि स्थिर अवस्था से शुरुआत की थी इसका मतलब u का मान क्या है? 0। तो हमने यहाँ पर कहा चूंकि प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए प्रारंभिक वेग u को हमने कितना लिखा है? शून्य लिखा है। तो v का मान है हमारे पास 20 माइनस शून्य, हमारे पास समय कितना है? 10। तो हमने जब इसको घटाया तो ये हो गया 20/10 और 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास a का मान जो निकल आ रहा है वो कितना है? 2। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्वरण का मान कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, मंदता का अर्थ क्या है? तो मंदता का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम वेग को घटाते हैं, कम करते हैं या कमी लाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मंदता कहते हैं या मंदन कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर त्वरण जो होगा हमारा कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा ऋणात्मक होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। तो वस्तु का या कि खालिस्तान होगा या होगी, इसका मतलब यह बताना है हमें इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कि क्या आना है। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, इसका मतलब यह कहना चाहता है कि समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है। तो उसका त्वरण जो रहता है वो कैसा रहता है? एक समान होता है। इस टाइम पर हमारे वेग, अंतिम वेग और समय में कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि उसका त्वरण जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा? हमारा एक समान रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा एक समान त्वरण। चलिए अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि बल बटे द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? तो संवेग क्या होता है? तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ कि संवेग मतलब यहाँ पर p है। संवेग जो है इसको हम p से लिखते हैं तो p बराबर तो m भी होता है, इसलिए संवेग तो यहाँ पर है नहीं। वो त्वरण का मतलब क्या होता है? तो a बराबर होता है कि डेल u/t, या फिर इसका एक और संबंध है कि f बराबर क्या होता है? ma होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें
तो ए बराबर क्या होगा कि एम नीचे जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम, और एफ को कहते हैं हम बल और एम को कहते हैं हम द्रव्यमान। इसका मतलब यह समझ में आता है कि ए मतलब हमारा क्या है, त्वरण है। अतः हम कह सकते हैं कि बल बटे द्रव्यमान, बल बटे जो द्रव्यमान है वो किसका आंसर है, आपका त्वरण का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बल का मान दिया है F बराबर कितना लिखा है 350 न्यूटन। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें 500 किलोग्राम की। 500 किलोग्राम मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m का मतलब कितना दिया गया है 500 kg। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो त्वरण A बराबर हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं एक संबंध होता है F बराबर ma। अब यहाँ पर F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 350 बराबर m की वैल्यू कितनी है 500 इंटू यहाँ पर A की वैल्यू क्या था हमें करनी है। अब एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 धम 50। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा आपका, इधर बचा है 7 और बटे में आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A बराबर, नीचे एक जीरो है तो ऊपर पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.7, 0. क्या आएगा 7। तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ए बराबर कितना आएगा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो हमें जो जो चीज़ दी गई है उसे हम लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है 5 सेकंड का। इसके बाद हमें बोला गया है कि प्रारंभिक वेग कितना है, तो 18 है। अंतिम वेग कितना है हमारे पास, तो 72 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए का मान। तो अब हम जानते हैं कि ए बराबर होता है v माइनस यू और अपॉन में क्या होता है टी। भी की वैल्यू कितनी है 72 माइनस यू की वैल्यू कितनी है 18 और टाइम हमें कितना दिया गया है 5। अब हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब आप ये चीज़ देख लीजिए कि ये जो चीज़ दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय जो है वो सेकंड में है। इसका मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज हम करते हैं, तो इसके लिए हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो हम किसका गुणा करते हैं 5/18 और ये किस में बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड में। तो अब हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर ए बराबर 72 में से 18 गया तो कितना बचा 54 और बटे में कितना है 5 और अब हम यहाँ गुणा लगा देंगे 5/18 का। 5/18 का हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब आप काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 18 कम 18, 18 तिया 54। अतः हम कह सकते हैं कि त्वरण का मान कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 60 मीटर सेकंड इनवर्स की गति पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की हमें गणना करनी है यहाँ पर। तो साइकिल के त्वरण की अगर हमें गणना करनी है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमने देखा कि टाइम हमें दिया गया है, कितना दिया है 30 सेकेंड का। इसके बाद इन्होंने कहा है कि गति कितने की पकड़ लेती है, मतलब भी बराबर कितना दिया गया है 60 मीटर सेकंड इनवर्स। और क्या प्रारंभिक वेग है हमारे पास, नहीं। तो प्रारंभिक में हमारा वेग जो रहता है वो शून्य होता है, अतः हम कह सकते हैं u बराबर 0 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, a का मान। तो त्वरण ज्ञात करना है तो हम जानते हैं a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। यही फार्मूला हमें यूज़ करना है। v का मान है 60 माइनस यू का मान 0 और समय कितना है हमारे पास 30 सेकेंड का। तो यहाँ से हम लिखेंगे 60/30, अतः हम कह सकते हैं 30 से कम 30, 30 दूनी 60, अतः हम कह सकते हैं कि a का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अतः हमारा आंसर रहेगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि दूर वेग समय ग्राफ का ढलान क्या कहलाता है। तो चलिए, जो लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं कि वेग समय ग्राफ क्या किस प्रकार से बनता है, तो चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ कि वेग समय ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास
वेग समय ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। ये किस प्रकार से बनेगा? तो ये हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रकार से आपकी लाइनें होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती है और एक क्षैतिज होती है। तो ये वाली जो लाइन रहती है इसे हम ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और ये जो नीचे वाली लाइन रहती है इसे हम कहते हैं क्षैतिज लाइन, इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम जीरो कहते हैं। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो इस तरफ जो क्षैतिज में चल रहा है इसे हम समय कहेंगे, इसे हम समय कहेंगे, और जो ऊपर चल रहा है इसे हम कहेंगे वेग। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर समय के साथ वेग में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में समय के साथ जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढलान जो रहता है वो क्या कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ का जो ढलान है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? त्वरण रहेगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो अब हमारा यहाँ पर जो है त्वरण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने सभी कर लिए यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख चुके होंगे कि ये हमने जो प्रश्न करे हैं हमने 2 पार्टों में यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। अब आप इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पेपर में जो है एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इतना आप करते रहें। इसके बाद अब हम अगला जो चैप्टर है उसको देखेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को करने जा रहे हैं उन सबसे पहले मैं आपको उनका पहले एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, देन उसके बाद हम प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट वाला व्यक्ति जो है इन चैप्टरों को पढ़ सकता है। ये जो कि 10th 11th 12th वाले क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से आपको ये नहीं देखना है कि ये कंपटीशन के लिए ही है, सभी क्लास के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप इसको देखें और समझें। थैंक यू।